पीएम मोदी की सबसे पहले हम बात करेंगे अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचमहल में कालिका माता मंदिर में जाकर मंदिर का पुनर्निर्माण होने का यहां पर बात कही उन्होंने और उसके बाद उसका उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी पंचमहल में महाकाली मंदिर पहुंचे। पीएम ने माता काली के दर्शन किए। पुनर्निर्माण कार्यों का पीएम ने उद्घाटन किया। पीएम ने पताका भी फहराया। ये पताका 500 साल बाद महाकाली मंदिर में फहराया गया था। पीएम मोदी ने इस दौरान संबोधित भी किया। तीर्थों का ये विकास केवल आस्था के विकास का विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे तीर्थ समाज की गतिशीलता और राष्ट्र की एकजुटता के भी एक बड़े महत्वपूर्ण जीवंत प्रतीक है। इन तीर्थों और मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कई नए अवसर भी लेकर आते हैं। किसी भी क्षेत्र में पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थों का ये विकास केवल आस्था के विषय तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे तीर्थ समाज की गतिशीलता और राष्ट्र की एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। अपने गृह राज्य के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस मंदिर का पुनर्निर्माण का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है उसकी खासियत और इतिहास के बारे में भी प्रधानमंत्री ने अपनी जुबानी बताया था। और इसके साथ ही हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने पहुंचे थे। आज पीएम मोदी की माता हीराबेन का 100वां जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपनी मां के साथ बैठकर पूजा अर्चना भी की, तो वहीं अपनी मां के पैर धोकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का आज 100वां जन्मदिन है। पीएम मोदी इस मौके पर उनसे मिलने के लिए अपने भाई पंकज मोदी के आवास पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद अब वो वहां से निकल चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इस अवसर पर वडनगर के हाटकेश्वर मंदिर में पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पावागढ़ में मां काली के मंदिर में ध्वजारोहण भी करेंगे। इस मौके पर गांधीनगर में रायसन पेट्रोल पंप से 60 मीटर सड़क का नाम बदलकर पूज्य हीरा मार्ग रखा जाएगा। इससे पहले 11 मार्च को पीएम मोदी अपनी मां से अहमदाबाद में मिले थे, जब वो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे। पीएम नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद अपनी मां से मिले थे। इसके अलावा 18 जून को अपनी वडोदरा यात्रा के दौरान पीएम मोदी लगभग 4 लाख लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल रहेंगे। इस महीने में पीएम मोदी का ये दूसरा गुजरात का दौरा होगा। इससे पहले 10 जून को अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्होंने नवसारी के आदिवासी क्षेत्र में 3050 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी का उनकी मां के साथ स्नेह कितना है ये जग जाहिर है। आगे बढ़ते अग्निपथ योजना की बात कर लेते हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। क्या है ये बड़ी घोषणा, ये जानते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में रफ्तार से और विस्तार से। अग्निपथ योजना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, जिसमें ये कहा गया है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष होगी। आपको बता दें, पिछले 4 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर प्रदर्शन के नाम पर आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। देश भर के युवा सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो इस फैसले को तुरंत वापस लें। हालांकि सरकार युवाओं को शांत करने के लिए इस योजना में कई तरह के बदलाव कर रही है। इससे पहले भी भर्ती के लिए आयु सीमा और अर्धसैनिक बलों में वरीयता देने की बात कही गई थी, लेकिन इससे भी कोई असर नहीं हुआ। इससे पहले कई राज्य सरकारों ने यह भी ऐलान किया था कि जो भी अग्निवीर बनकर बाहर निकलेगा सेना से, उनको प्राथमिकता से नौकरी विभिन्न क्षेत्रों में दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखने का निर्णय लिया है। FATF ने बर्लिन में हुई समीक्षा बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया।
पाकिस्तान फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा। FATA ने बर्लिन में हुई समीक्षा के बाद पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से उठाए कदमों की पड़ताल के लिए ऑन साइट समीक्षा का प्रस्ताव रखा है। तो वहीं इस ऑन साइट विजिट के बाद ही ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के हटाने पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि FATF ने पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए कदमों का स्वागत किया, साथ ही संतोष जताया कि पाकिस्तान ने सभी 34 एक्शन पॉइंट पर कार्रवाई को स्वीकार किया। आपको बता दें कि सामान्य है कि FATF की समीक्षा में एक्शन प्लान पर सहमति और किसी देश की तरफ से उठाए कदमों पर ऑन साइट चेक हो। इसके लिए टीम जाती है और ये आकलन किया जाता है कि संबंधित देश ने जो कदम उठाए वो स्थायी हैं और कारगर हैं या नहीं है, और इसके बाद ही FATF उस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने पर फैसला लेता है। FATF के अध्यक्ष मार्क स्प्रेयर ने कहा कि ऑन साइट विजिट होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये बताना फिलहाल मुश्किल है कि ये निगरानी दौरा कब होगा, लेकिन निश्चित तौर पर FATF अक्टूबर में होने वाली अगली बैठक से पहले इस दौरे को कर लेगा। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दिवालिये के कगार पर है, लेकिन उसके बावजूद भी FATF ने जो फैसला लिया है, कैसे ही फैसला है, सवाल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट आज जारी होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे आज जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड ने बताया कि 10वीं और 12वीं क्लास के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। यूपी बोर्ड की वेबसाइट्स upmsp.edu.in, upresults.nic.in, results.upmsp.edu.in पर चेक मार्क्स का सीधा लिंक सक्रिय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी करने की तारीख की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया था कि बोर्ड परीक्षा के नतीजे समय पर घोषित किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा था कि परीक्षा परिणाम घोषित होने की पूर्व सूचना परीक्षार्थियों और माता पिता को दी जानी चाहिए, जिसके बाद यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उनकी ओर से शनिवार को बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। 10वीं क्लास के नतीजे दोपहर 2 बजे और 12वीं क्लास के नतीजे शाम 4 बजे जारी किए जाएंगे। देखने वाली बात है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे यूपी में कैसे आते हैं और कौन बाजी मारता है, लड़के या लड़कियां। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली और नोएडा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ देर के लिए तो राहत मिली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बरसात के चलते पारा लुढ़क गया और मौसम खुशगवार हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिन बरसात होने के पूरे आसार हैं। बता दें कि दिल्ली NCR में 2 दिन से बरसात के चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार संभावना जताई गई है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून 23 जून से 29 जून के बीच उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई इलाकों को कवर कर सकता है। IMD की ओर से गुरुवार को कहा गया कि देश के सभी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव अब खत्म हो गया है। IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अब मध्य और पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून ने उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में एंट्री ले ली है। हालांकि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में मानसून में देरी होते दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बंगाल में अगले 2 से 3 दिनों में बरसात होने के पूरे अनुमान लगाए गए हैं। तो जुलाई के पहले सप्ताह में कई जगह मानसून दस्तक दे देगा, उसके बाद गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम ने चौथे T20 मैच में साउथ अफ्रीका को बड़े अंतर से हरा दिया है। अब 5 मैच की सीरीज थी और 2-2 की बराबरी हो चुकी है। अंतिम मुकाबला आर पार का दोनों के लिए ही होगा। रिपोर्ट देखिए और जानिए कि कैसा रहा चौथा मैच। भारतीय क्रिकेट टीम ने गुजरात के राजकोट में खेले गए T20 सीरीज के चौथे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 82 रनों से हरा दिया। भारत के लिए दिनेश कार्तिक ने अर्धशतक जड़ा, जबकि आवेश खान ने 4 विकेट झटके। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ ही 5 मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी कर दी। अफ्रीकी टीम ने शुरुआती 2 मैच जीते थे, जिसके बाद भारत ने शानदार वापसी की। भारत ने चौथे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 170 रनों का लक्ष्य दिया था और इसके जवाब में अफ्रीकी टीम महज 87 रनों पर ऑल आउट हो गई।
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक और टेम्बा बावुमा ओपनिंग करने आए। इस दौरान बावुमा 8 रन बनाकर रिटायर हो गए, जबकि डीकॉक 14 रन बनाकर आउट हुए। प्रिटोरियस का खाता तक नहीं खुल सका, आउट हो गए। डुसेन 20 गेंदों में 20 रन बनाकर चलते बने। हेनरिक क्लासेन 8 रन बनाकर आउट हुए। डेविड मिलर कुछ खास नहीं कर पाए, वो 9 रन बनाकर चलते बने। लेकिन सबकी नजरें दिनेश कार्तिक पर टिकी रही, क्योंकि बहुत कम बॉल पर ज्यादा स्कोर करने वाले डीके ने इतने समय बाद टी20 में आखिरकार अर्धशतक जड़ा। आगे बढ़ते हैं। काबुल से खबर यह सामने आई कि आतंकियों ने वहां पर एक गुरुद्वारे पर ही हमला कर दिया। काबुल के करते परवा इलाके में यह धमाका सुनाई दिया। सिख संगत के गुरुद्वारे में फंसे होने की भी खबर मिली थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारा करते परवान पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने यहां कई ब्लास्ट किए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि काबुल के गुरुद्वारे में विस्फोट होने की सूचना मिली है। ये ब्लास्ट शनिवार तड़के हुए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि उन्होंने गुरुद्वारा करते परवान के अध्यक्ष गुरनाम सिंह से बातचीत की है। गुरनाम ने अफगानिस्तान में सिखों के लिए वैश्विक समर्थन की मांग की है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अब तक 3 लोग गुरुद्वारे से निकल चुके हैं, जिनमें से 2 को अस्पताल भेजा गया है। गुरुद्वारे के गार्ड की गोलियों से मौत हो गई। माना जा रहा है कि 7 से 8 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं काबुल हमले पर विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा, काबुल शहर में पवित्र गुरुद्वारे पर हमला हुआ है। हम हमले की खबर से बहुत चिंतित हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। ये हमला कैसे और क्यों किया गया, किस मंशा से किया गया है, ये बड़े सवाल हैं और अब भारतीय सरकार भी इस पर जरूर जानकारी देगी। आगे बढ़ते हैं। भारत के खिलाफ चीन की एक और नई चाल सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका की आतंक के खिलाफ जंग पर प्रहार किया गया है। भारत वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है और इस जंग में भारत को अमेरिका का साथ मिल रहा है। लेकिन इस लड़ाई को चीन के एक नए पैंतरे ने कमजोर कर दिया। चीन ने एक बार फिर इस लड़ाई में भारत के प्रयास के रास्ते में अड़ंगा अड़ा दिया है। दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को प्रतिबंधित आतंकवादी सूची में डालने का प्रयास भारत की तरफ से किया गया था, लेकिन इस मांग पर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत और अमेरिका की कोशिशों के खिलाफ जाकर सुरक्षा परिषद में टेक्निकल होल्ड का एक दाव चल दिया। इसका असर ये रहा कि आतंकी मक्की की लिस्टिंग अब 6 महीने तक चल सकती है। दरअसल चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में शामिल करने के अमेरिका और भारत के दाव को उल्टा कर दिया। चीन ने संयुक्त प्रस्ताव को आखिरी क्षणों में बाधित कर दिया। अमेरिका और भारत ने सुरक्षा परिषद की अल-कायदा प्रतिबंधित समिति के तहत मक्की को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने की मांग की थी। चीन और पाकिस्तान हमेशा से ही दुनिया भर के सामने बेनकाब रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों ही देश मानने को तैयार नहीं होते हैं। आतंक के खिलाफ भारत जंग लड़ता है, लेकिन आतंक को पनाह कौन देता है, ये सब जानते हैं। कश्मीर में पिछले 1 महीने में आतंकियों ने ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया है जो सवालों के घेरे में। इसको लेकर यह भी आपको बता दें कि आतंकियों ने कई हत्या की वारदातों को भी अंजाम दिया। इस बार सब इंस्पेक्टर को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक और हत्या को अंजाम दिया है। इस बार पुलवामा में एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकियों ने घर में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर को आतंकियों ने निशाना बनाया, जो घर पर मौजूद थे। बताया गया कि घर से उनका अपहरण कर पास के ही खेत में ले जाकर गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर IRP की 23वीं बटालियन से थे और फिलहाल CTC लेथीपुरा में तैनात थे। वहीं इस घटना के पीछे किस संगठन का हाथ है, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि देर रात ये घटना हुई है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उससे एक बार फिर टारगेट किलिंग को लेकर चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि पिछले 1 महीने में आतंकियों ने कई आम नागरिकों की ऐसे ही गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की कोशिशों से कुछ दिनों तक ये सिलसिला थमा। लेकिन अब एक बार फिर सब इंस्पेक्टर की हत्या के बाद पुलिस और सेना के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ती दिख रही है।
आतंकी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि सुरक्षा बल आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। कई आतंकी पिछले कुछ दिनों में ढेर कर दिए गए। अंबाला की बात करें तो पिछले 2 दिनों से हो रही बरसात के कारण पुलिस चौकी रेजिमेंट बाजार का हाल बदहाल है। इसके बाद पुलिस चौकी को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला ही लेना पड़ा। अंबाला कैंट सदर थाना प्रभारी नरेश कुमार मौके पर पहुंचे। रेजिमेंट बाजार इलाके के बीजेपी के नुमाइंदों के साथ सलाह मशवरा कर उन्होंने इस चौकी को किसी अन्य भवन में शिफ्ट करने के लिए आग्रह किया, जिस पर इस चौकी को शिफ्ट करने के लिए 2-3 जगहें दिखाई गई, लेकिन बाद में यहां स्थित सामुदायिक केंद्र पर सबकी सहमति बनी और अब रेजिमेंट बाजार पुलिस चौकी को इस भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। रेजिमेंट बाजार के बीजेपी वार्ड प्रधान डॉक्टर दिनेश अग्रवाल ने बताया कि पिछले काफी समय से चौकी की हालत खस्ता थी। इस बारे में उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से भी गुहार लगाई थी, जिस पर अनिल विज ने इस चौकी को किसी अन्य जगह शिफ्ट करने की बात कही थी। पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, इसका नया बनने के लिए एस्टीमेट जा चुका है। अब बरसात में परसों भी इसकी कुछ छत का टुकड़ा गिरा है। वही एसएचओ का कहना है कि फिलहाल कई जगहों से खस्ताहाल चौकी के छत का प्लास्टर गिरने से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अब चौकी असुरक्षित हो गई है। जो पुलिस जहां पर काम करती है वहां पर भी ध्यान रखना होगा सरकार को कि वहां पर व्यवस्था पुलिस के लिए भी कैसी है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की बात करें तो देश में बीजेपी को छोड़कर उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को एक गैंग बता दिया। अनिल विज ने अग्निपथ योजना पर यह कहा कि वो युवाओं को जरूर समझाएंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने देश में बीजेपी को छोड़ अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों को गैंग या कुनबा होना बताया है। उन्होंने कहा है कि देश में बीजेपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसका आम सदस्य भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अनिल विज ने अग्निपथ योजना पर कहा कि वो युवाओं को समझाएंगे। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर देश में मच रहे बवाल पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, सरकार जो भी कार्यक्रम चलाती है उस कार्यक्रम के 2 पहलू होते हैं। कुछ उस कार्यक्रम को पसंद करते हैं और कुछ उन कार्यक्रमों को लेकर विरोध भी करते हैं। जो लोग विरोध करते हैं ऐसे लोगों को समझाने का काम उनका है। ये योजना है 4 साल के बाद वो बाहर आ जाएंगे और वो कोई भी सर्विस कर सकते हैं। ये जो 4 साल के बाद आएंगे इनको पुलिस भर्ती में प्रेफरेंस दिया करेंगे। अनिल विज ने अन्य राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी है जबकि अन्य पार्टियां गैंग या फिर कुनबा हैं। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज खुलकर बोलने के लिए मशहूर भी हैं और इस बार उन्होंने एक बार फिर से ये कह दिया है कि बाकी पार्टियां गैंग है और उनकी पार्टी में लोकतंत्र है और यहां कोई भी कुछ भी बन सकता है। सीधे सीधा उनका कटाक्ष कांग्रेस पार्टी पर था।